Infinity Classes, Endless Learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग सेट पढ़ लिए थे, रिलेशन खत्म कर चुके हैं, फंक्शन भी खत्म कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं जो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये, टेलीग्राम पे हमने प्रैक्टिस सीट के पीडीएफ को भेज दिया है, इसको ले लीजिए, प्रिंट करा के सामने रख लीजिए, लेक्चर पढ़ते हुए के सामने रहना चाहिए। और जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो लगाने से ना रहा, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है क्लास में, हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बारी बारी से और शुरू से लेकर अंत तक करेंगे। तो अभी हम सेट और रिलेशन के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया हूँ। आज या कल तक आपको फंक्शंस के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, पीडीएफ निकलवा लीजिए, प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो आपसे बनेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इतने बढ़िया हैं जो नहीं बनेंगे। हो सकता है बन भी जाए, लेकिन ये है कि हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि ये ना हो कि कुछ डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, चलिए फिर हम टाइम वेस्ट ना करें, सीधे क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 10, let a and b be subsets of s, the total number of pairs of subsets a comma b such that a intersection b not equal to phi। सोल्यूशन देखो, ऑप्शन उसमें लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा गया, प्रिंट ले लीजिएगा। चैनल अपना जो है टेलीग्राम चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, वहाँ से आप प्रिंट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। काम करने से ही काम होगा। ठीक है, अब हमको एक सेट दे रहा है कि हमारे सेट में 10 ही एलिमेंट है, तो लेकिन हम एक जनरल टर्म की बात करके सॉल्व करेंगे ताकि वो आपको पता चले जनरल टर्म से कैसे आया। ताकि यहाँ ये 10 एलिमेंट दिया गया, 10 के अलावा भी अगर मान लो 15 दे दिया, 20 दे दिया, तो आपको उसको हैंडल कर सको, घबराओ मत। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। ठीक है, एन एलिमेंट है कि नहीं है? अब कुछ दिन पहले जब बता रहे थे कि एक सेट हो जिसमें एन एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? तो बता सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस कितना होगा? 2 और एन होगा। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, हमको ए कामा बी उसका बनाना है जो ए इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, 5 ना हो, नॉट इक्वल टू 5। अब यही चीज हमारे क्वेश्चन को मुश्किल बना दी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू 5। ये कहना चाह रहा है कि ए और बी जो है ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन ए एंड बी। अब ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। क्या आप तुम बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कॉमन होगा, 2 एलिमेंट कॉमन होगा, 3 एलिमेंट कॉमन होगा, या डॉट डॉट डॉट? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। इसीलिए हमारे लिए मुसीबत और बन गया कि हम तो बता ही नहीं सकते कितने एलिमेंट कॉमन है। और हमसे यही कहा है कि ऐसे सेट को, ऐसे पेयर बनाओ जहाँ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो। हम ऐसा करेंगे, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट बना देते हैं। ए और बी से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो सबसेट्स हैं उस सबसेट से कितने ऑर्डर बनेंगे उसको पहले हम पता कर लेंगे। फिर हम उस ऑर्डर्ड पेयर को पता कर लेंगे जिसमें से एक भी नहीं कॉमन होता है। उसके बाद टोटल में से एक भी नहीं वाले को घटा देंगे। हमको ये पता चल जाएगा कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जहां ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तो चलो हम देखते हैं। अगर नंबर ऑफ सबसेट 2 को पावर n है, तो 2 को पावर n सबसेट से कितने ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं? अब देखते हैं, क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सबसेट जो ए कामा बी का है उसका सबसेट बनाएंगे। ए कामा बी इज इक्वल टू 2 को पावर n इंटू 2 को पावर n इज इक्वल टू 4 को पावर n होगा कि नहीं होगा? इतना जो है, इतना ऑर्डर पेयर किसका, सब उन सबसेट का ऑर्डर पेयर टोटल कितना बनेगा? 4 का पावर n बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब हमको ये क्या पता करना है कि तो टोटल हो गया। अब हमको ये पता करना है उसमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें एक भी कॉमन ना हो। तो टोटल में से हम डिसजॉइंट वाले को हटा देंगे, तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन वाले
सेट रहेंगे वो हमको मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चलो हम पता करते हैं कि एक भी एलिमेंट कॉमन होने वाले कितने ऐसे सबसेट्स हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। अगर मान लो एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू s है, s के किसी एक कोई एलिमेंट उठाए a x मान लिए हैं, लेट x बिलोंग्स टू s। अब इस x के पास हमारे पास चार चॉइसेस हैं, या तो x जो होगा दोनों बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, या x किसी एक a वाले सेट में बिलोंग करेगा, b में नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या x क्या होगा a में बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स ओ x बिलोंग्स टू b, या तो ऐसा होगा x ना a में बिलोंग कर रहा होगा ना b में बिलोंग कर रहा होगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको वो वाला चाहिए जहां a और b ये तो दोनों कॉमन है, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको तो यही वाला तो चाहिए ही कि इंटरसेक्शन भी ऐसा कौन सा होगा जिसमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन हो। अब भाई एक्स ए में भी कॉमन है, बी में कॉमन है, तो इसको ले सकते हैं क्या, इसको नहीं ले सकते। तो हमारे पास चॉइसेस कितने बची, ए में हो बी में ना हो, ए में हो ए में ना हो बी में हो, या दोनों में ना हो। अब एक्स के एक एलिमेंट को चॉइस करने के कितने वे हैं, तीन वे हैं। इसी तरह दूसरे के इसी तरह एन एलिमेंट का करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 पावर n होगा कि नहीं होगा, बताओ। एनवे का भी तो 3 होगा, जो एनवा होगा उसके भी तो 3 होगा, एन टर्म्स। अब हमसे क्या पूछा है कि अब इसके जब 3 पावर n हो गया तो द नंबर ऑफ पेयर्स, जो रिक्वायर्ड पेयर पूछा है, ए इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 जो होगा वो 4 का पावर n माइनस 3 का पावर n होगा कि नहीं होगा, होगा। यही लिखना है, तो चलो लिख देता हूँ, यही नीचे वाले लाइन में लिख देता हूँ। क्या लिखना है, द नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पावर n माइनस 3 का पावर n। जब ये कब आया, जब अपना 4 पावर n माइनस 3 पावर n तब आया जब अपने सेट में n एलिमेंट, सेट में हमने n एलिमेंट मान के लगाया था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि हमारे सेट में 10 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है 10, n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अगर n इज इक्वल टू 10 आ गया है तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 4 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10, यही अपना आंसर। देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन लग जाएगा वैसे, तब भी हम थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है, डिफाइन है किस पे, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है एक रिलेशन, इस प्रकार है एन आर एम, जहां इंप्लाई कर रहा है कि एन डिवाइड्स एम। तो पूछा दे आर, आर क्या है, आर क्या है, मतलब यही पूछा है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ये चेक करके बताना है। अच्छा ये बताओ, रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो क्या करते थे, ए जो है रिलेटेड टू ए हो जाए तो अपना रिफ्लेक्सिव होता था। अब एक एलिमेंट हम मान लो ए माने हैं कि ए कहाँ से अपने नेचुरल नंबर से है, तो क्या ए जो है डिवाइड करेगा ए को कि नहीं करेगा, करेगा तो ये इंप्लाई करे, तो ये अगर ये करेगा तो ए का ए रिलेटेड टू ए होगा, अगर नहीं करता तो नहीं होता। भाई कोई संख्या खुद से खुद डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होगा। फिर सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता था, अगर पढ़े थे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू, अगर आर है इंप्लाई हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक होता था। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा बी अगर कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी है या एन रिलेटेड टू एम है, तो एन डिवाइड्स एम होता है। तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या होगा, ए डिवाइड्स बी। अगर कोई संख्या ए जो है बी को डिवाइड करता है, तो क्या जो है बी जो है ए को डिवाइड करेगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं सकता। इसका मतलब सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, फिर ट्रांसिटिव पे आओ। ट्रांसिटिव पे देखो, अगर ट्रांसिटिव क्या पढ़े थे कि ए रिलेटेड टू बी हो, यानी ए बी बिलोंग्स टू काम आर हो, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, ये इंप्लाई कर दे कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर।
अपना ट्रांसिटिव हो जाता था। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा, ए डिवाइड्स बी होगा कि नहीं होगा। अगर बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या बी डिवाइड्स सी होगा कि नहीं होगा, होगा। ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो क्या ए डिवाइड सी होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब ए कामा सी रिलेट बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब अपना क्या है, अपना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन अपना सिमेट्रिक नहीं है। यही होगा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, ए कह रहा है कि अपना क्या है, एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ अपना कह रहा है मॉड एक्स लेस बाई 2 है। दूसरा कह रहा है कि बी है, बी जहाँ कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर है, एंड कह रहा है कि मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो कह रहा है बताओ कि ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी पूछा है। चलो देखो सोल्यूशन देखो, तो कह रहा है कि ए जो है एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ कह रहा है मॉड एक्स लेस देन 2 है। तो यहाँ क्या कह रहा है, मॉड एक्स अपना है कहाँ से, मॉड एक्स लेस देन 2, तो इसका इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, इतना है। अभी मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे, मॉड एक्स लेस देन ए है जहाँ अपना ए ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा कुछ है तो अपना जो एक्स होता है, अपना जो एक्स होता है वो ए और माइनस ए के बीच में होता है। ठीक, अभी बस इसी प्रैक्टिस सीट खत्म होने के बाद हमको यही सब पढ़ना है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये है तो अपना माइनस टू एक्स 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 और 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब बी पे चलते हैं। बी में क्या कह रहा है कि एक्स जो है अपना एक्स बिलोंग्स टू आर, उसके लिए कह रहा है कि मॉड एक्स माइनस 2 जो ग्रेटर देन 3 है। अब जब इस मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ाए नहीं थी, ये भी वहाँ बताते अगर ग्रेटर देन ए है जहाँ ए ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा कुछ है तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए होता है, या एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये होता है। इसका कंबाइंड इक्वेशन जो लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल होता है। ए लिखा जाता है यूनिवन, ए टू इन्फिनिटिव लिखा जाता है। अब यहाँ पे जहाँ ए लिखा हुआ 3 लिखा है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू जो होगा वो एक्स माइनस टू होगा वो लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3 होगा, या एक्स माइनस टू जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। इसको इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा, एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, या एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। दोनों को कॉमन करोगे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 आएगा, क्लोज यूनियन 1 टू 5। नहीं 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 5 टू है ना, 5 टू इन्फिनिटी। ठीक, एक हमको एक्स मिला, ये जो ये एक्स जहाँ बिलोंग हो रहा है ये यही अपना सेट ए है, और दूसरा एक्स हमको ये मिला। अब सेट ए अपना क्या मिल गया, सेट अपना यही मिला, एक्स है जहाँ एक्स अपना बिलोंग कर रहा है माइनस 2 से 2। ठीक, और सेट बी अपना क्या मिला, सेट बी है क्या है, एक्स है जहाँ एक्स अपना बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यही है कि नहीं है, यही है। अब ए माइनस बी कह रहा था, इसको पहले नंबर लाइन पे ड्रा करो, नंबर लाइन पे ड्रा करोगे तो एक नंबर लाइन ये पहले सेट के लिए बना रहे थे, ये माइनस टू से 2, तो हमारा कौन सा पार्ट है जो माइनस 2 से 2 के बीच के पार्ट है, ये वाला। अब फिर क्लोज साइड पे देखो 2 हमारे इंटरवल में है नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है, ये माइनस 2 है क्या, नहीं, तो गोला कर दिए। गोला करने का मतलब ये है कि हम 2 और माइनस 2 को नहीं लेंगे। अब इधर आते हैं, नीचे वाले के लिए एक लाइन बनाते हैं। क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन माइनस 2 से पहले होगा बाद होगा, यहाँ होगा कहीं, मान लो माइनस 1 है, माइनस इन्फिनिटी टू ये पूरा पार्ट कह रहा है, ये पार्ट है। और इसको क्या कह रहा है, 5 टू इन्फिनिटी है, 5 कुछ इधर होगा कहीं, 5 टू इन्फिनिटी ये वाला पार्ट है। ठीक, ये वाला पार्ट। अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी का डिफिनीशन क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे कि हमको ओ एक्स चाहिए जो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसमें दोनों लाइन में देखो वो कौन सा एक्स है जो ए में बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करता, यही इतना पार्ट है, तो कुछ और है देखो। और है क्या, ये -1 से लेके कहाँ तक है, ये कौन सा पोजीशन है, ये 2 है, -1 से लेके 2 तक है। एक्स बिलोंग्स टू अपना क्या आएगा, -1 से लेके -1 को लेना है कि नहीं लेना, -1 उसमें क्लोज है तो -1 को लेना है, -1 से लेके 2 को लेना है कि नहीं लेना है, बताओ। 2 इसमें नहीं है तो इसमें, तो 2 को नहीं लेना है, तो 2 को नहीं लेना है, -1 से 2, यही अपना आंसर है। ऐसा कहाँ लिखा गया है। अब यहाँ हाँ, यहाँ एक चीज़ बताओ, क्या -1 को ले सकते हैं,
-1 को नहीं ले सकते, क्योंकि साफ-साफ क्वेश्चन में बोला है, अगर -1 को ले लोगे तो -1 क्या है, अपना बी में बिलॉन्ग करता है, लेकिन हमको वो चाहिए जो सेट ए में हो, बी में ना हो। तो हमको यहाँ भी ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम -1 नहीं ले सकते, क्योंकि सेट बी में है। ठीक है? लिख लो, फिर आगे बढ़ें। आंसर में भी थोड़ा गलत लिखा गया है, उसको क्लोज़, जहाँ क्लोज़ लिखा है उसको ओपन बना लीजिएगा। ये, ठीक है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कह रहा है कि इफ ए हैज़ एन एलिमेंट्स, द number of relation on A that are reflexive and symmetric but not transitive is 0 if n is, n बोला क्या-क्या हो सकता है? 1, 2, 3, D, इसको C लिख लो, नहीं कंफ्यूजन होगा, D पे 4। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। सेट A है जिसमें क्या कह रहा है? 1 से लेके ऐसे डॉट डॉट n एलिमेंट है, कुछ भी है। द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और वो ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसा कुछ हो तो वो 0 हो, ऐसी संख्या कुछ हो जो 0 हो। इफ n इज, n क्या होगा? हमको ये बताना है कि n की संख्या क्या होगी कि जो हमको कंडीशन दिया गया है ये सेटिस्फाई करे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अगर n इज इक्वल टू हम 1 ले लें, अगर n इज इक्वल टू 1 ले लिए, मान लो ए सेट लिए जिसमें केवल एक एलिमेंट 1 है, यही है, कुछ और है, यही है। अब 1 ले लिए हैं, अब 1 का रिलेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? एक ही तो बनेगा, 1 कामा 1 ही तो बनेगा, कुछ और बनेगा? बताओ, यही बनेगा। अगर कोई रिलेशन ए पे डिफाइन होगा तो एक राशि होगा, तो एक राशि में कौन सा बनेगा? 1 कामा 1 बनेगा। लेकिन जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम ये बताए कि ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, इवन ये ट्रांजिटिव भी होता है कि नहीं होता? ये तो तीनों मिल गए। हमको क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोई कुछ ऐसा हमको रिलेशन मिला क्या? नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे कितना आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ऐसा नहीं मिला जहाँ ट्रांजिटिव ना हो। तो यहाँ काउंट किए तो यहाँ भी 0 आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 पूछा था तो एक 0 था, एक जगह हमको मिल गया। अब ऐसा नहीं कि अगर एक पे 0 मिल गया तो 0 देख के भाग, एक में मिल गया तो यही एक को मार के चले जाओ, नहीं, अभी सब्र रखो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। n इज इक्वल टू 2, मान लो एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट 1 और 2 है, ऐसा ही तो है। अब 1 और 2 है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? एक 1 कामा 1 बनेगा, 2 कामा 2 बनेगा। अगर 1 कामा 2 ले लिए तो एक और बचा है, 2 कामा 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ठीक है, अब चेक करते हैं। 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, रिफ्लेक्सिव है। 2 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 भी है, ट्रांजिटिव है भाई। 2 कामा 2 है, 2 कामा 1 है तो 2 कामा 1 भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। आप बताओ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? हमको n इज इक्वल टू 1 भी मिल रहा है जहाँ ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है ये। n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिटिव है, ये नॉट ट्रांजिटिव पूछा था इसलिए 0 हुआ। n इज इक्वल टू 1 पे भी हमको काउंट 0 मिला। यहाँ n इज इक्वल टू 2 लिए, ये भी हमको 0 दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी ट्रांजिटिव नहीं है। ये ये मतलब ट्रांजिटिव है। हमको क्वेश्चन में क्या क्या रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसे अगर ऐसा है तो कितने संख्या 0 माना जाएगा? तो यहाँ पे देखो, पहले जब 1 लिए तब भी तीनों है तो काउंट 0 हो गया। यानी इक्वल टू 2 लिए थे तब भी हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव जो है 0 हो। अब यानी इक्वल टू 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? n इज इक्वल टू 3। n इज चलो यहीं ले गया था। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 लिए तो एक सेट लोगे कितना आएगा? 1 2 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब हम एक रिलेशन बनाते हैं। एक रिलेशन क्या बनाते हैं?
1, 1 ले लिए, 2, 2 ले लिए, 3, 3 ले लिए, इससे क्या हुआ अपना रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, हम 1, 2 ले लेते हैं, 2, 1 ले लेते हैं, एक 1, 3 ले लेते हैं, 3, 1 ले लेते हैं, ऐसा कुछ करें, ठीक है। या इसको 2, 3 कर दो और इसको 3, 2 कर दो, ये सब ले सकते हैं, आएगा ही अपने उसमें। हाँ, तो अब 2, 3 कर दिए, 2, 2, 2, 2 से हो जाएगा 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, तो 2, 2 हो जाएगा, 3, 3, हाँ 3, 3, 3, 2, 1, 2, हाँ देखो ये मिल गया ना, 1, 2 है, 2, 3 है, मिटा दो इसको, इतना मिटाएंगे, इतना प्योर, बस उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि अपना आर ट्रांसिटिव नहीं, यहाँ एक मिल गया आर कि नहीं, अब इससे आर और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक आर हमको मिला कि ये ट्रांसिटिव नहीं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 के बाद से हमको ये संभावना है कि हमको ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, मिलना चालू हो जाएगा। तो हमको कहाँ नहीं मिला, n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे। अब देखो हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, 1 टिक करेंगे कि 2 टिक करेंगे। अगर दोनों लिखा गया तो हम n इज इक्वल टू 2 के चेक करेंगे, मतलब टिक करेंगे, इसको इसलिए टिक करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के केस में इसको एक ट्रिवियल मान लिया जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मान लिया जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया जाता, इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पहला चीज़। यानी हमको किसको मानना है, n इज इक्वल टू 2 को। अगर क्वेश्चन में इन दोनों में कोई एक है, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, फिर तो तुम्हारी इच्छा है, जो मानना वो मान लो, ठीक है। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब ध्यान से क्वेश्चन समझो कि ऐसे n की वैल्यू हमको बताओ, ऐसे n की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे रिफ्लेक्सिव ना हो, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव ना हो। तो n इज इक्वल टू 1 माना तो भाई तीनों हुआ, हमारा जीरो हुआ। n इज इक्वल टू 2 माना तो हमारा कोई रिलेशन ऐसा नहीं मिला जहाँ ट्रांसिटिव ना हो, तो यहाँ भी जीरो हुआ। लेकिन n इज इक्वल टू 3 लिए तो एक रिलेशन हमको मिल गया, तो ये पता चल गया कि n इज इक्वल टू 3 के बाद से है। तो अब बचा दो, n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे जो जीरो ऐसा रिलेशन मिला नहीं, तो जीरो की संख्या यही दोनों में है। अब दोनों में ये था कि किसको माने, 1 को माने कि 2 पे माने। ये ट्रिवियल होता है, n इज इक्वल टू 1 ट्रिवियल है, इसीलिए इसको नहीं माना जाता है। आंसर ये भी सही है, लेकिन ये है कि वैल्यू इसको ज़्यादा दी जाती है, इसीलिए n इज इक्वल टू 2 होगा इसका आंसर। बाकी जब सिंगल रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में हो गया है, छठवां भी क्लास में हो गया है, सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है इसके अच्छे अच्छे जो कुछ क्वेश्चन है क्लास में हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट यही है कि पहले लेक्चर देख ले फिर सीट को सॉल्व करें। क्वेश्चन, इन ए क्लास 140 स्टूडेंट नंबर्ड 1 to 140, all even number, students opted for mathematics, ठीक है। those whose number is divisible by 3 order, divisible by 3 opted, उसमें क्या लिया है, opted for physics, and those whose number is divisible by 5 opted for chemistry. The number of students who did not opted या opt for any of the 3 subject,
ठीक है, ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 102, सी ऑप्शन है 38, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या रख दो 42। चलो सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक क्लास है जिसमें 140 स्टूडेंट है। तो मास्टर साहब क्या किए कि नंबर लिखे 1 से 1, सबको एक एक नंबर दिए, पहले वाले पहला नंबर ऐसे स्टार्टिंग से देते चले गए। 140 स्टूडेंट है तो 140 नंबर दिए रहेंगे, इतना तो दिए रहेंगे। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने कहा इवन नंबर, इवन नंबर मतलब दो, जो दो से डिविजिबल हो जाएगा वो उसको क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स। फिर उन्होंने कहा जो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा उसको क्या मिलेगा, फिजिक्स। और उसको कहा है कि जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा उसको मिलेगा केमिस्ट्री। और तो हमको वही बताना है कि द नंबर इज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट इज, हमको उन स्टूडेंट की संख्या बताना है जो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, एलिजिबल नहीं थे, जो भी कह सकते हो, मतलब ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताना है जो किसी में ऑप्ट ना किए गए हों। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम मान लें जो हमारा सिंबल है मैथमेटिक्स, ये हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स है एम है, फिजिक्स को पी से और केमिस्ट्री को सी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑप्टेड हुए हुए हैं किसके लिए मैथमेटिक्स, ये उनकी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि जो नंबर 1 से 40 दिए हैं, यानी 140 नंबर को इवन नंबर से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो उसको क्या होगा, मैथ दिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 140 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 140 कभी कभी क्या होगा, ऐसे डिवाइड करोगे इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो इंटीजर फॉर्म में आएगा तो उसके मतलब नॉन इंटीजर फंक्शन, मतलब 1.2 समथिंग आ गया, तभी 1.2 समथिंग कोई बच्चा थोड़ी ना होता है, तो उसको क्या करेंगे, इंटीजर फॉर्म में लेंगे। तो अब इसीलिए हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाए हैं। अब क्या कहेगा, अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 70। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई, 70 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो केमिस्ट्री जो होंगे, नंबर ऑफ फिजिक्स वो कितने होंगे, डिविजिबल बाई 3 ऑप्टेड फिजिक्स। 140 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई, 3 चौके 12, 3 छक 18, 46। यही चाहिए हमको, पॉइंट वाले नहीं चाहिए। ठीक, अब हमको चाहिए कि क्या, जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो क्या लेगा, केमिस्ट्री। नंबर ऑफ इन केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हमको ये क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जो इन दोनों को मिला हो। अब मैथमेटिक्स के लिए किससे डिविजिबल हुआ था, 2 से, और फिजिक्स के लिए किसके लिए डिविजिबल हुआ, 3 से। तो दोनों के एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, 6। अब 140 को 6 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 23 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं। अब नंबर इन मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कितना हो जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है, फिजिक्स किससे डिवाइड होता है, 3 से, केमिस्ट्री 5 से, तो 140 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इनकी संख्या 15, 9 जा कितना, हाँ 9 जा जाएगा, 9 हो गया। अब कह रहा है कि केमिस्ट्री एंड मैथ कितना हो जाएगा, नंबर इन मैथ एंड केमिस्ट्री, ये कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई कितना, मैथ एंड मैथ केमिस्ट्री 5 और उसका 10, यानी 10 से डिवाइड करोगे मैथ के लिए, मैथ और केमिस्ट्री के लिए कितना हो जाएगा, 40। ये मिल गया। अब हम तीनों के लिए पता करें कितना होगा, नंबर इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई कितना, मैथ के लिए 2 से, केमिस्ट्री के लिए 3 से, फिजिक्स के लिए 3 से, केमिस्ट्री के लिए 5 से, तीनों के एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, 30 ही होगा ना, 5 दिया 15 दूना 30, कट गया। अब इसको कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक लिख लो, फिर ऊपर क्वेश्चन मिटाएंगे। लिख लिया नीचे, चलो ऊपर मिटाता हूँ, या इसे नीचे मिटा दूँ, ये वाली लाइन मिटा दूँ, चलो ये वाली लाइन मिटा देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अभी हमको संख्या की जरूरत पड़ेगी, चलो ऊपर मिटाता हूँ फिर, हमको जो चाहिए वो नहीं मिटाऊंगा, बस बस यही हमको पूछना है, यही मत मिटाओ, बाकी चीज़ तो क्या दिक्कत है। ये हो गया। अब हमको ये बताओ कि वो स्टूडेंट बताओ जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट किए गए हो। एन एम यूनियन टी यूनियन केमिस्ट्री कितना होगा, एन एम प्लस एन पी माइनस एन सी प्लस एन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन, या एम इंटरसेक्शन की कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एन पी इंटर सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम। ये बाहर ब्रैकेट लगा भाई, नहीं तो कहो कि गलत लिख दिए सर, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन
सी, यही होगा। अब सबकी वैल्यू मिल गई है। एम की वैल्यू कितना है? 70 है। पी की वैल्यू कितना है? 46 है। सी की वैल्यू कितना है? 28 है। और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितना है? 23 है। देखो यहाँ माइनस चालू है तो यहाँ माइनस लिखना। 23 है, उसके बाद 23 है, 9 है, प्लस 14 है, फिर माइनस प्लस 4, यही होगा। जोड़ो भाई, कैलकुलेशन अच्छा रखो, इसको जोड़ के बताओ कितना होगा। चलो हम ही जोड़ देते हैं। 4, 4 2 6, 7 6 13, 1 14, 144, इसको घटाओ। ये 4 इधर भी है, इसको 48 कर दूं। माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 13 3 16, 2 1 3, 3 1 4, ये घटा दोगे कितना आएगा? 102 आएगा। 102 आया। ये 102 की संख्या वो आई जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट ऑप्ट किए गए, लेकिन हमको वो संख्या नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या? हमको वो संख्या चाहिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में से किसी के लिए अपना किए गए हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड आंसर हमको क्या चाहिए? हमको वो चाहिए कि जो हमारे पास टोटल संख्या कितना था, 140 स्टूडेंट थे, उनमें से 102 संख्या ऐसी है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए, लेकिन 102 संख्या को घटा देंगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो तीनों में से किसी सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। कितना हो जाएगा? 141 एंड 38, यही अपना आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो। लेट एक्स बी ए सेट ऑफ एक्स बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स and y be a set with exactly 7 elements if alpha is the number of one function from x to y and beta is the number of onto function from y to x, then the value of 1/5 factorial beta minus alpha is। इमेंस का क्वेश्चन हो सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आएगा, इमेंस का क्वेश्चन होगा। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक्स से कैपिटल एक्स एक सेट है विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। कैपिटल एक्स में कितने एलिमेंट है? 5 है। तो यही कह रहा है कैपिटल वाई जो है, कैपिटल वाई में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट। इफ एल्फा इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, मान लो कोई फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइन है, मान लो एफ जो है एक्स टू वाई डिफाइन है, तो जो एल्फा दिया गया नंबर ऑफ वन फंक्शन दिया गया है। तो जब पढ़ा रहे थे थ्योरी में बताएं हैं, साफ साफ बताएं कि नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होता है। अब इसमें कितना 5 एलिमेंट है, मान लो ये 1 से स्टार्ट है, 5 दिया, ये 1 से स्टार्ट है, कितना है इसमें? 7 है। तो हम क्या बताए थे कि अगर इसमें 5 हैं तो 5 पहले इसमें से सिलेक्ट कर लो 7 में से, तो 7 में से 5 सिलेक्ट कर लिए, फिर इन 5 को 5 से रिलेट करने के लिए कितने नंबर आप भेजोगे? फैक्टोरियल। जो अपना वन फंक्शन आएगा ये आएगा 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। चलो बीटा चलते हैं। बीटा के लिए क्या कह रहा है? बीटा के लिए कह रहा है कि जो अपना वन फंक्शन कह रहा है कि फ्रॉम एक्स टू वाई एंड बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई टू जो अपना मान लो जी फंक्शन है जो वाई टू एक्स डिफाइन है, ये किससे डिफाइन है? एक्स टू वाई, कंफ्यूज मत होना। इसको कह रहा है कि ये वाई टू एक्स डिफाइन है, जहां वाई में कह रहा था 7 एलिमेंट है, एक्स में कह रहा था कि 5 एलिमेंट है। अब इसके लिए जो बीटा दिया गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दिया है, यही तो दिया है। अब ये भी क्लास में बताया था कि बीटा के लिए अगर मान लो एक सेट है जिसमें m एलिमेंट हैं, x में m एलिमेंट हैं, y में n एलिमेंट हैं, तो क्या लिखते थे? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n सी आर
-1 का पावर n माइनस आर इंटू आर का पावर m लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बताओ, ये फार्मूला याद है किसी को? याद ही होगा, उम्मीद रखते हैं याद होगा। अब n जो n कहाँ n कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा r इक्वल टू 1 टू 5। अब n कितना है? 5, 5c r माइनस 1 का पावर 5 माइनस r इंटू r कितना है? r r r 1 टू 5 है, तो r को r रहने दो, m कितना है? 7। अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? r इक्वल टू 1 रखोगे तो 5c1 माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा इंटू r, r की जगह 1 रखी होती है, ये हो जाएगा। इसको 1 से 5 एक्सपेंड करोगे, फिर सॉल्व करोगे, जो आएगा ये लाके एल्फ बीटा माइनस अल्फा रख के इसको सॉल्व करना, जो आएगा वही आंसर है। हम यहाँ नहीं करने वाले, हमने क्या करना है उसको हमने बता दिया, कैसे करना है उसको कैलकुलेशन जाके घर करो। अब इतना और कर सकता हूँ, कैसे एक्सपेंड किया जाएगा ये बता सकता हूँ, तो चलो इतना मीठा अभी बता देता हूँ। तो क्या है, अल्फा की वैल्यू आई थी अभी 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब बीटा की वैल्यू क्या आएगी वो देख लो बस। बीटा का वैल्यू क्या आएगा, जब r इक्वल टू 1 लोगे कितना आ जाएगा? 5c1 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 1 का पावर 7, एक ये बनेगा, प्लस 5c2 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 7, फिर प्लस 5c3 माइनस 1 का पावर कितना, ये 5 माइनस 3 इंटू 3 का पावर 7, प्लस 5c4 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 4 इंटू 4 लिया तो 4 का पावर 7, एंड फिर एट द एंड क्या होगा? 5c5 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 पावर 7। इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इधर दिया गया है, रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, कैलकुलेशन घर कर लेना। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 119। आंसर इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा कितना आएगा? 119 आएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्लास में हो गया है, उसका अगला भी क्लास में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लेट एज इक्वल टू 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1 कामा 2 इज, कितना होगा? ऑप्शन दिया गया है 1, D2 दिया गया, C3 दिया गया, D इक्वल टू 4 दिया गया। देखो, अब इसमें कुछ ऐसा कुछ हमसे कहा ही नहीं है। सोल्यूशन देखो, हमको केवल एक सेट दे दिया गया है, 1 2 3। हमसे पूछा है कि हमको वो रिलेशन बताओ, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमको बताना है, लेकिन उसमें 1 कामा 2 जरूर, 1 कामा 2 को लेते हुए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। अब इसको बनाना कैसे वो देखो, ये हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम ये देखेंगे इस सेट जो हमको दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3, इसको हम कितनी तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं 1 कामा 2 को लेके। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, पार्टीशन होता क्या है। थ्योरी में नहीं बताया था, इसी क्वेश्चन के थ्रू कि इसको क्वेश्चन बता दूंगा पार्टीशन क्या होता है। पहले ही नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा सब कोई कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। पार्टीशन ऑफ सेट्स, इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड A1 A2 A3 A4 मान लो, A4 आर सबसेट ऑफ, ये जो दिया गया है सबसेट ऑफ ए है, ए के सबसेट है, देन A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 आर कॉल्ड पार्टीशंस ऑफ सेट्स इफ, सेट के पार्टीशन कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? जब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 निकालोगे, ये अपना क्या आ जाए? ए आ जाए। दूसरा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 निकालो, क्या आ जाए? 5। ठीक, नहीं समझ में आया? ये अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि जो हमने पार्टीशन किया है वो अपना एक सेट का पार्टीशन
है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटाऊँ क्या? तो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1, 2, 3 से एक एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट 1, 2, 3 है। इनसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या बताओ जिसमें 1, 2, हो, जो रिलेशन बना है 1, 2 उसमें रहे, उससे मिल के बना है। तो केस फर्स्ट क्या लेते हैं? हम क्या अगर ए को इस तरह तोड़ दें, तो पहले तो इसी तरह तोड़ दें कि अगर हम एक सेट ऐसे बना रहे हैं 1, 2, 3 को अलग कर ले रहे हैं। तोड़ दिए। इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो 5 ही आ रहा है, यूनियन ले रहे हो तो यही सेट बन के आ रहा है। नहीं आ रहा? अगर एक सेट ये है, एक सेट ये है, दोनों का यूनियन लोगे तो यही तो आएगा। इंटरसेक्शन में कोई 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, फिर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी रिलेशन देखते हैं, बनाते हैं क्या? R1 बनाते हैं, कोई रिलेशन एक बनाते हैं, क्या बनता है कि नहीं बनता है वो देखते हैं। तो ये क्या 1, 1 होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए? नहीं, पहले तो इक्विवेलेंस ही बनाओ, तो 2, 2, 3, कोई दिक्कत है? 1, 1 हो गया, 1, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया। अब 2 क्या बचा है? एक 1, हम 2 ले लें, और अब इस 2, 1 ले लें। कोई दिक्कत है इधर? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये अपना रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है तो इक्विवेलेंस है। 1, 2 है, 2, 1 है तो ये सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं ट्रांसिटिव। 1, 1 है, 1, 2 है तो 1, 2 हो जाएगा, 2, 2 है, 2, 1 है, 2, 1 भी है। बाकी चीज़ कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, अपना एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? केस सेकंड। केस सेकंड के साथ कैसे हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं? एक तो 1, 2, 3 की एक हम पूरा ले लेते हैं, पूरा सेट ए ही ले लेते हैं, यानी 1, 2 था, ये हमको ये चाहिए था, ये बीच में रहे जरूर। अब ये रहे, बाकी चीज़ चाहिए। अब जैसे यहाँ था 1, 2 हमने लिया था साथ में, तो 1, 2 तो यहाँ भी साथ में है। अब ए हमने पूरा ले लिया, अब अपना रिलेशन डिफाइन किस पे रहेगा? अपना रिलेशन ए क्रॉस ए पे डिफाइन रहेगा कि नहीं लिखेंगे? अब ए क्रॉस ए पे डिफाइन रहेगा तो ए क्रॉस ए तो पूरा मतलब रिलेशन का सेट ही बताता है। तो पूरा रिलेशन है तो भाई, तो इक्विवेलेंस होगा ही। अगर इक्विवेलेंस होगा तो हमको क्या मिला? हमको ये मिला कि अगर एक बार हम इस तरह बनाएंगे, एक रिलेशन इस तरह बनाएंगे, तो वो R1 हमारा मिला। R1 क्या मिला? ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1 एक रिलेशन हमको ये मिला। एक दूसरा रिलेशन हमको क्या मिलेगा? दूसरा रिलेशन हमको जो है आर ए क्रॉस ए पे मिलेगा। ये भी पूरा रिलेशन, ये भी इक्विवेलेंस बनाएगा। इसका मतलब केवल 2 रिलेशन संभव है, एक R1 जो ऊपर मिला है, जो इसको बनाए, दूसरा ये मिलेगा ए क्रॉस ए पे। तो कितना आंसर इसका होगा? 2 होगा। ए क्रॉस ए का मतलब भाई, जितना ऑर्डर पेयर जानते हो तो ए क्रॉस में हो तो सारा ही आ जाएगा। सब जब सारा ही आ रहा है तो इक्विवेलेंस तो होना ही होना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 देखो। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू थीटा है, जहाँ क्या है थीटा, 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 है, एंड बी इज इक्वल टू थीटा है, यहाँ π/2 थीटा 3π/2 है। थीटा का कंट्रोल दिया है, π/2 है भाई, थोड़ा अजीबो गरीब लिख उठा था। तब से पूछा है कि ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है थीटा दिया है, यहाँ थीटा अपना बिलोंग करेगा कहाँ? π/2 से 5π/6 यूनियन π/2 3π/2, ये होगा। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? डी ऑप्शन में कह रहा है ये थीटा है, जहाँ थीटा अपना बिलोंग्स टू π/2 3π/2 है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? थीटा है, जहाँ अपना थीटा बिलोंग्स टू π/2 से 5π/6 है। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 5 है। सोल्यूशन देखते हैं। हमको क्या कह रहा है कि ए जो दिया गया थीटा है, थीटा क्या किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि सेट बी जो है, जो थीटा है ये है। अच्छा चलो चेक करते हैं फिर क्या है क्या नहीं। तो पहला सेट में देखो, पहला सेट में हमको ए दिया क्या है? थीटा दिया गया है, जहाँ 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 है। अब इसको उठा के बाहर निकालते हैं, बहुत देर अंदर बैठ लिया है। तो 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2,
अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, प्लस साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 है, इधर ऐसे नहीं करते, इधर इसको इधर ले जाओगे तो ये कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, हम निगेटिव से गुणा करते हैं, निगेटिव से गुणा करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, निगेटिव से गुणा करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा माइनस 1 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ऐसा है कुछ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया, अब पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को पता करते हैं क्या होगा। एक साइन थीटा बराबर 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा, किस पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है। एक साइन थीटा माइनस 1, यानी इसको 0 बराबर रखोगे, 2 साइन थीटा माइनस 1 के 0 बराबर रखोगे तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2। एक 0 आया है, एक 1/2 आया है। हम सीधे साइन थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं, किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा। ठीक, अब देखो अगर हम 1/2 से बड़ा ले लेंगे, 1/2 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव देगा इधर। अब इसके बीच में नेगेटिव देगा, इसके बीच में पॉजिटिव देगा, तो अपना साइन थीटा आया क्या, अपना साइन थीटा 0 से छोटा होना चाहिए और साइन थीटा अपना क्या है, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। इन्हीं केस में ये पॉजिटिव आ रहा है, बाकी बीच में नेगेटिव आ रहा है, ऐसा ही तो होना चाहिए। अच्छा, अब चलो साइन थीटा ये होना चाहिए। अब साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है, पता कर रहना, ए जानते रहना, ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक, अब ये ऊपर मिटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो जगह देखना पड़ेगा हम लोगों को। चलो एक बार हम साइन थीटा का ग्राफ खींचते हैं। साइन 0 मान 0 होता है, ये 1 और -1 के बीच में होता है। साइन 0 मान 0 होता है, पाई/2 मान 1 हो जाता है, पाई पे फिर 0 हो जाता है, फिर -1 की तरफ चला जाता है, घटते फिर ऐसे बढ़ने लगता है, बढ़ता है। ठीक है, अब हमसे कह क्या रहा है, थीटा का मान जो साइन थीटा का मान 0 से छोटा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन सेट बी कह रहा है, सेट बी में कह रहा है कि अपना जो बी हम लोगों को जो दिया गया है, बी में कह रहा है कि अपना जो थीटा है वो पाई/2 से 3π/2 के बीच में है, पाई/2 से 3π/2 के बीच में। अगर हम देखें, अगर क्वाड्रेंट बनाएं, क्वाड्रेंट भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर यही तो होता है, क्वाड्रेंट बना दिए, ये पाई/2 होता था और ये 3π/2, यानी ये 90 होता है, 270 होता है। अब क्या कह रहा है कि जो अपना बी अब है, बी जो है अपना कहाँ के बीच में है, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट के बीच में हमको पता करना है। उस बीच का हमको दिया भी गया है कि अपना जो थीटा ये वाला सेट बी का है, ये पाई/2 जो है, पाई/2 से 3π/2 के बीच में है। लेकिन अब हमको ए जो बताया है, ए के लिए जो हमको आया साइन थीटा लेस देन 0 होना चाहिए, साइन थीटा ग्रेटर देन 1/2 0 होना चाहिए। अब देखो साइन थीटा नेगेटिव किस में होता है, ये तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए किस में होता है, फिफ्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक साइन थीटा की वैल्यू यहाँ मिलेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वो कौन सी थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 आएगा, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता दो कितना आता है, पाई/6 आता है। तो पाई माइनस पाई/6 के लिए यानी 5π/6 पे 1/2 देगा कि नहीं देगा, देगा। अच्छा 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट पे कहाँ है, ये कितना है, ये पाई/2 है, पाई/2 है, 5π/6 यहीं कहीं तो होगा, 5π/6 यहीं कहीं तो होगा, होगा ही होगा। अब देखो ये घटते क्रम में है, पहले देखो ये 1 तक बढ़ा, फिर 1 से ये घट रहा किधर 0 की तरफ, 0 से फिर ये छोटा हो जाएगा। अब 5π/6 से जैसे छोटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 से छोटा होने लगेगा, या पाई/2 से क्या मतलब, हमको सेट ए बना रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई 5π/6, 5π/6 ये कितने की वैल्यू है, 120 की, 120 की वैल्यू है, इतने की तो है, कितने की है, ये 150 की है, 150 की, 150 की है। अब जैसे ही 160 लेते हैं, 160 लेते ही अपना जो है 1/2 से ये छोटा आने लगता है, जो कि हमको 1/2 से हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो हमारा पहला तो यही हो गया कि हम 5/2 से लेके 5π/6 की ही वैल्यू लेंगे। पहला इंटरवल तो इतना ही होना कि 5/2 से 5π/6। अब साइन थीटा हमारा नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव हमारा किस में हो रहा है, नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा साइन थीटा नेगेटिव है, इसमें हम कहीं भी ले सकते हैं। तो पहले सेट ए के लिए, सेट ए के लिए अपना क्या, फॉर सेट ए
अपना x कहाँ से कहाँ होगा? x नहीं, ये थीटा है। अपना थीटा कहाँ से कहाँ होगा? पहला π/2 से 5π/6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये होगा इतना, क्योंकि π/6 5/6 देखो घटता जा रहा है, 0 0 छोटा हो जाएगा, लेकिन हमको π/2 1/2 से बड़ा ही चाहिए, उससे छोटा नहीं चाहिए। तो दूसरा, हमारा जो साइन नेगेटिव पूरा है, किसमें नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में पूरा नेगेटिव चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट यूनियन कितना? पाई से कहाँ तक? 3π/2। ये सेट ए मिल गया। यही जो मिला ये अपना क्या है? सेट ए। और सेट बी हमको कितना दिया गया? 5π/2 से लेके 3π/2। अब देखो, मिटा दे रहा हूँ इधर नीचे। जब सेट हमको मिल गया कितना, अब देखो हमारा पहला सेट में क्या है? π/2 से π/2, π/2 से अपना 3π/2 है। ये सेट क्या है? बी। ठीक है, अब सेट ए को ड्रा करते हैं। सेट ए में कह रहा है π/2 से कितना तक? 5π/6, ये पड़ेगा। उसके आगे कह रहा है कि पाई से 3π/2, तो पाई कितना होगा? ये 3π/2 है, 3π/2 मतलब 1.5 पाई है, तो पाई कह रहा तो पाई यहीं कहीं होगा। पाई से कह रहा कि 3π/2, ये रहा 3π/2। अपना इंटरवल बना क्या है? ये π/2 से 3π/2 के बीच था, ये तो पूरा है। अब ये क्या है? π/2 से अपना π/2 से 5π/6 आया, फिर पाई से 3π/2 है, तो कॉमन कितना हो रहा है? इंटरसेक्शन पूछा तो कॉमन, ये तो ये वाला पोर्शन इतना कॉमन हो रहा है। दूसरा, पाई से 3π/2 वाला पोर्शन कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब ए इंटरसेक्शन बी है क्या? अपना थीटा है। थीटा किसके किसके बीच का है? यहाँ थीटा बिलोंग्स टू क्या? π/2 से 5π/6 यूनियन पाई से 3π/2। यही आंसर है। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 13 क्वेश्चन ऐसे क्लास में कई हो गए, हो जाएगा। 14 ईजी है, वो भी हो जाएगा। 15 भी ईजी है, वो भी हो जाएगा। और 16 जैसा क्वेश्चन अभी पिछले आज ही बताया भाई, 2-3 क्वेश्चन पहले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रह रहा है? कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो अपना असर्शन दिया गया है, कह रहा है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट containing n elements is 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। अब रीजन क्या दिया है इसके लिए? रीजन r दिया गया है, असर्शन a दिया गया, रीजन r दिया गया। फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव it must includes all n diagonals। diagonals elements a comma a, the remaining n square minus n elements can be chosen in any way। ठीक, चल सोल्यूशन देखते हैं इसके। ऑप्शन में वही रहता है कि दोनों सही है, दूसरा जो है पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों गलत है, या ये सही है दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या दोनों गलत है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। ये समझते क्या है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो हमारा क्लास देखा होगा उसको पता चला होगा कि ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है। तो क्लास में एक हम ऐसे कोई डिटर्मिनेंट टाइप का बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? क्या बताए थे? ये क्या था? अपना डायगोनल एलिमेंट था जो 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा ऐसा कुछ होता था नहीं, n/n होता था। तो पूछे हम वहाँ बताए थे कि अगर टोटल बॉक्स पता करना हो तो कितना बॉक्स है टोटल? टोटल n स्क्वायर होगा तो नहीं होगा? होगा।
और डायगोनल एलिमेंट टोटल कितने होंगे -n²। तो टोटल डायगोनल एलिमेंट छोड़ने के बाद टोटल कितने बॉक्स बचते हैं? ये ऊपर वाला पोर्शन बचता था, ये वाला नीचे वाला पोर्शन बचता था, नहीं बचता था? बचता ही था। तो वही चीज देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असर्शन क्या रहा है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट इज 2⁻n² - n। सही है, एकदम सही है, यही होता। कह रहा है कि इसका रीजन क्या है? रीजन देखो, कह रहा है फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव इट मस्ट बी इंक्लूड्स ऑल n डायगोनल्स एलिमेंट्स। n डायगोनल्स के हर एक एलिमेंट को तो लिया ही जा रहा है कि नहीं लिया रहा है भाई? लिया जा रहा है। ये काम है। तो द रिमेनिंग n² - n एलिमेंट्स कैन बी चूजन इन एनी वे। तो क्या बताए थे कि अगर डायगोनल एलिमेंट जो है इसको तो लेना ही, अगर रिफ्लेक्सिव है तो हमारे रिलेशन में तो होना ही होना है। तो अब जब हमारे रिलेशन में ये चीज़ होगा ही होगा, तो डायगोनल एलिमेंट को चूज़ करने के कितने तरीके हैं? एक ही है, क्योंकि वो उसमें हाइये है, उसको हटा ही नहीं सकते। बाकी बचे कितने? टोटल n² हैं। अब ये हाइये हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, एक ही बेस से भाई इसको भी लेने को चाहिए, हमारे सिस्टम में है, हमारे रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये तो होना ही पड़ेगा ना। तो इसको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस कितने? एक, ये रिलेशन में होगा ही। बाकी बचे क्या? बाकी बचे एलिमेंट, मान लो यहाँ 1, 2 है। ये 1, 2 के पास 2 रास्ते हैं, ये रिलेशन R में रह भी सकता है, रिलेशन R में नहीं भी रह सकता है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट अगर रिफ्लेक्सिव है तो डायगोनल एलिमेंट को मस्ट है कि उसमें रहना पड़ेगा। तो अगर रहना पड़ेगा तो केवल इसके पास एक ही रास्ता है कि इसको रहना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी एलिमेंट के लिए 2-2 रास्ते हैं। इसीलिए अगर सबके लिए तो टोटल कितने बॉक्स बचे हैं? n² - n बॉक्स बचे हैं और सभी के लिए 2-2 चॉइस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2⁻n² - 1। वही इसका ऊपर ये लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो अपना असर्शन दिया गया है, असर्शन ए जो दिया गया है एकदम करेक्ट दिया गया है, और रीजन जो दिया गया है, रीजन भी एकदम करेक्ट दिया गया। और जो रीजन अपना है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन ए का। नहीं समझ में आया? बाकी इसकी पूरी क्यूरी वीडियो में बता रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? 19 असर्शन में दिया गया है, असर्शन ए कह रहा है इफ ए इंटरसेक्शन B = 5 then A and B are disjoint। ठीक, और रीजन में क्या दिया है? डिसजॉइंट सेट्स। रीजन में क्या दिया? रीजन आर में क्या दिया गया? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, देन ए एंड बी मस्ट बी डिसजॉइंट। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन हमको दिया गया, कह रहा है कि एक ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये तो हमारा डिफिनीशन ही है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए। तो ये अपना दिया क्या है? ये जो है ये डिसजॉइंट सेट की ये डिफिनीशन ही तो दिया गया है, कि नहीं दिया गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब रीजन आर क्या है? रीजन आर में कह रहा है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, देन ए एंड बी मस्ट बी डिसजॉइंट। ये तो प्रॉपर्टी है असर्शन में। ये जो रीजन हमको दिया गया है तो प्रॉपर्टी है, कारण थोड़ी ना है। ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है तो एन ए प्लस एन बी होता था, तो हम प्रॉपर्टी में तो बताए ही थे, पहले भी बताए थे। लेकिन अब यही तो यहाँ चेक करना है कि क्या ये जो लिखा गया ये सही लिखा गया, ये भी सही लिखा गया। ये तो डिफिनीशन है ही, ये सही है। इसका मतलब जो एक प्रॉपर्टी होती है, परिभाषा की जो एक व्याख्या होता है, एक परिभाषा जो होता है, प्रॉपर्टी एक परिभाषा की सही व्याख्या कर सकता है। जो प्रॉपर्टी है एक परिभाषा की सही व्याख्या कर सकता है, लेकिन वो एक आधार नहीं दे सकता। आधार इन द सेंस है कि प्रॉपर्टी जो है डिफिनीशन को नहीं बना सकता, लेकिन ये प्रॉपर व्याख्या कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ दिया गया है, ये दिया गया दोनों ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रू है। लेकिन जो बी दिया गया, जो अपना रीजन आर दिया गया, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल मिला के यही जानते रहो कि जो एक अपना परिभाषा होता है, प्रॉपर्टी की जो परिभाषा होती है, वो सही व्याख्या इस प्रॉपर्टी से ही तो ये मतलब इस डिफिनीशन से ही तो ये प्रॉपर्टी बनी है। अब ये आधार हो सकता है, लेकिन ये कभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं करेगा कि ये है तो ये इंटरसेक्शन भी 5 रहा होगा।
नहीं, ए इंटरसेक्शन भी फाई है तब ये है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो डेफिनिशन होता है किसी भी प्रॉपर्टी का आधार होता है, समझ रहे हैं मैं? ना कि कोई डेफिनिशन जो है किसी प्रॉपर्टी का हो जाता है, उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लगा लोगे। उसके अगला भी बहुत ईजी है, लगा लोगे। तो हम कौन सा बताएं? हम्म, लगभग लग जाएगा, ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन आगे के डिस्कस करेंगे। हमारा है कि चैनल जो दिया गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया जाता है वहाँ जाके आप प्रैक्टिस सीट ले लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सीट ले लेंगे, हमको यहाँ बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सीट रहेगा तो हमको केवल यहाँ क्वेश्चन नंबर बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर ये वाला मतलब जो भी नंबर हो, क्वेश्चन नंबर धमाके जो भी हो, उस क्वेश्चन को लगा रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच जाइए, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हमको क्या पढ़ना है अभी, आज हमको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप उसको प्रिंटेबल फॉर्म में ऐसे ऐसे प्रिंट करा के रख लीजिए। अगर प्रिंट फॉर्म में रहेगा आपके पास, सामने लेक्चर चल रहा है, न्यूमेरिकल कैसे लग रहा है, आप भी ट्राई करेंगे, हम ही तो समझा रहे हैं, समझोगे भी। तो ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। बाकी आज के लिए इतना ही। आप बाकी चीज़ अगले क्लास में करेंगे। तब तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।